तो हर दिन की तरह आपके लिए लाए हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता का शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के परिचय की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का पहला नगर है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा जो है इस सभ्यता का सबसे पहला नगर है, इसलिए कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य एशियाई या कांस्ययुगीन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्ययुगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में कांसा का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में विकसित है। किस सभ्यता शहरी सभ्यता के रूप में विकसित हुई? कि सिंधु घाटी सभ्यता ही शहरी सभ्यता के रूप में विकसित हुई। इसका एक और नाम है सैंधव सभ्यता। क्या सैंधव सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है या सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाए। किस सभ्यता का सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सरस्वती। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। सिंधु सभ्यता का खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किया था। किसने? 1921 में दयाराम साहनी ने। सैंध सैंधव सभ्यता का नामकरण सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल। सैंधव सिंधु एक ही हुआ। सैंधव सभ्यता का नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। किसने? जॉन मार्शल ने किया था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के खोज भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का खोज किसने करता है? भारतीय पुरातात्विक विभाग करता है। भारतीय भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक डॉक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण देखते हैं। मध्यकाल देखो, प्रारंभिक हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल था 3500 से 2700 ईसा पूर्व। 3500 से 2700 ईसा पूर्व कहेगा। हड़प्पा काल का प्रारंभिक का था 3500 से लेके 2700 ईसा पूर्व। प्रारंभिक हड़प्पा काल पूछेगा तो 3250 से लेकर 2750 हो जाएगा। इसमें देखो मध्यकाल पूछे और प्रारंभिक हड़प्पा काल पूछे तो 3500 2700। आई देखो परिपक्व हड़प्पा काल पूछे, इसमें इंसान विकसित हो चुका था। विकसित हड़प्पा काल ऐसे बोलते थे 2800 से 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। 2800 से जवान हड़प्पा काल जैसे पूछेगा तो 2750 से लेके 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। कार्बन डेटिंग के पद्धति कब से कब तक विकसित की गई? कार्बन डेटिंग 14 कार्बन डेटिंग की पद्धति 2300 से 1750 ईस्वी तक सार्वजनिक माना। 2350 से 1750 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या, उत्तर में क्या। सबसे देखो, सबसे पहले ईस्ट में चलते। ईस्ट मतलब पूरब। पूरब में क्या है? देखो पूरब में है पूरब। पूरब में सबसे पूछेगा, सबसे पूरब में हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे पूर्वीय स्थल है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? और पश्चिम में जैसे चलेंगे, सबसे पश्चिम में हो जाएगा सुतकोडर। सुतकोडर सुतकोडर हो जाएगा सबसे पश्चिम में सुतकोडर। ये अफगानिस्तान के रीजन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान के रीजन में। और उसके उत्तर में जाएंगे तो मांडा हो जाएगा। ये देखो मांडा, दो नदी के बीच में मांडा सबसे उत्तरी है। मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है। मांडा कहाँ? चिनाब नदी के तट पर। सबसे दक्षिण में चलेंगे तो सॉरी 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 दैमाबाद हो जाएगा चिनाब नदी। कहाँ से? दैमाबाद हो जाएगा चिनाब नदी। सबसे दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा चिनाब। सबसे पूरब में आलमगीर, पश्चिम में सुतकंदौर, दक्षिण में मांडा, नहीं सॉरी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। चलो नेक्स्ट चलते सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के बारे में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 12, देखो 12,99,900
नौ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है लगभग में है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो यह उत्तर प्रदेश के मांडा मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर, और दक्षिण में दैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर विस्तृत है। तो जैसे कि हम आप लोग को पढ़ाए तो उत्तर में मांडा हो जाएगा और चिनाब नदी के तट पर, और दक्षिण में दैमाबाद हो जाएगा, गोदावरी अहमदाबाद गोदावरी के तट। पूरब में आलमगीरपुर, जब पूरब में पढ़ाए तब पूरब में आलमगीरपुर हो जाएगा। पूरब में आलमगीर जो मेरठ के पास पड़ता है उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के। और पश्चिम में सुतकंडोर है बलूचिस्तान में। सुतकंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। दास का नदी के विस्तृत है, दास का नदी तक विस्तृत है इसका। इस तरह के सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार सार समझ। सिंधु घाटी के आकार किस आकार का? त्रिभुजाकार। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार किस टाइप का हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी की नदी के किनारे। हड़प्पा नदी, हड़प्पा का लोकेशन क्या था? हड़प्पा का लोकेशन हो गया पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे। मोंटगोमरी जिले के रावी नदी, इसका उत्खनन 1921 में हुआ था। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। चलो, हड़प्पा का प्राप्त सामग्री, हड़प्पा से क्या क्या मिला? चलो ये पढ़ते हैं। हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले, हड़प्पा से मिला है क्या? पहले देखो, नगर नियोजन का साक्ष्य मिला है, गर्भस्थान या सभादान का साक्ष्य मिला है, गर्भस्थान या सभादान का तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, मातृ देवी का मूर्ति का है, मातृ देवी मतलब किसी देवी का मूर्ति का मिला है, कांस्य का दर्पण मिला है, कांसा का दर्पण हो जाएगा, रेलगाड़ी का झाड़ा मिला है। रेलगाड़ी का झाड़ा मतलब उसका कुछ टुकड़ा मिला है, भट्ठियाँ मिला है, और मिट्टियाँ का बर्तन मिला है, रडी तथा साड़ियों का चित्र मिला है। रडी मतलब कुछ रडी होगा, उसे चित्र मिला। उनके गर्भ से निकला हुआ एक पौधा है, एक चित्र मिला है, स्त्री का चित्र मिला है, तथा उसके गर्भ से एक निकला हुआ पौधे का चित्र मिला है। गुमड़ी का प्रसिद्ध मूर्ति मिला है। गुमड़ी उस टाइम का कोई गुमड़ी उस टाइम का कोई भगवान होता था जिसको वो पूजा करता था, उसका चित्र मिला है। देखो, ये जो रेलगाड़ी है ना, ये खिलौने वाला रेलगाड़ी है, ना कि रियलिटी होगा। इस पे आप लोग ध्यान देना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में चलेंगे, सॉरी, अब चलेंगे मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लाड़काना जिले में मोहनजोदड़ो का लोकेशन क्या है? सिंधु प्रांत के लाड़काना जिले में मोहनजोदड़ो का लोकेशन क्या है? सिंधु प्रांत के लाड़काना जिले में। सिंधु के दाहिने तट पर स्थित, सिंधु नदी के कहाँ पे स्थित है? दाहिने तट पर स्थित, सिंधु नदी के दायां भाग में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जैसे बोलेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर बोलेगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। इसका उत्खनन, इसका खुदाई 1922 हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का 1921 में हुआ था, इसका 1922 में होता है, यानी एक साल बाद इसका खुदाई चलो। उसका दयाराम साहनी की खोज के, इसका राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सामग्री, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या क्या सामग्री मिला। इसे आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए। स्नानघर मिला था, स्नान करने वाला। अनागार मिला था, अनाज घर रखने वाला। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। पक्की सड़कों के साथ घरों के कुत्थे मिला था, पक्की सड़कों के साथ घरों के कुत्थे मिला था। रसोई घर मिला था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिला था, कांसे की नर्तकी का मूर्ति मिला था डांस करते हुए। चौनी का पानी पात्र मिला था, साचा मिला था। पूर्व पत्रों खिलौना बनाने वाला जो मिला था। पशुपति का मूर्ति यानी भगवान शिव जैसा एक मूर्ति मिला था जिसे पशुपति का नाम दिया गया। हाथी का कपालखंड मिला था, हाथी का सर मिला था, कपालखंड मिला था। मक्याक निवासी मिला था, जीवाश्म शास्त्र और शहर का सात परी प्राप्त मिला था। शास्त्र और शहर का सात परी प्राप्त मिला था।
अब देखो विशाल स्नानघाट जो मिला था, विशाल स्नान, इसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई देखते हैं। 14.5 मीटर लंबाई था, 7 मीटर चौड़ाई था, 2.44 मीटर गहराई था। ये हो गया, ये देखो ये 14 हो, ये हो गया मेरे लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये लंबाई, ये सॉरी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये गहराई, ये गहराई। देखो मोहनजोदड़ो का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन जो पूछेगा मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा, सबसे वीवीआई क्वेश्चन हो गया। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। सिंधु नखलिस्तान या भी भाग कहा जाता है। सिंधु सिंधु नरखलिस्तान कहा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? सिंधु नरखलिस्तान। नरखलिस्तान मतलब मुर्दे को दफनाने वाला। देखो विग्रह ने हड़प्पा के मोहनजोदड़ो को जुड़ा हुआ राजधानी का है। समुद्र विग्रह ने हड़प्पा के मोहनजोदड़ो का राजधानी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये खत्म कीजिए इसको। नेक्स्ट चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक और स्थल के बारे में देखते हैं जिसका नाम है चंद्रहुदुरो। चंद्रहुदुरो, ये देखो चंद्रहुदुरो पाकिस्तान के चंद्रहुदुरो जो है पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंद्रहुदुरो कहाँ सिचुएटेड? ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1931 में 1931 में इसका उत्खनन हुआ था। इसका खुदाई कब हुआ था? 1931 में इसका खुदाई हुआ था। नवीन गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया था। खुदाई किसके द्वारा किया था? नवीन गोपाल मजूमदार द्वारा खुदाई, इसको याद रखना, खुदाई नवीन गोपाल मजूमदार द्वारा किया गया था। चंद्रहुदुरो से प्राप्त सामग्री, मतलब चंद्रहुदुरो से क्या क्या मिला था? मन के बनाने का कारखाना, सोने के मन के एक ईंट का एक बिल्ली के पीठ पे कितबरे हुए एक बच्चे की प्रतिमा मिला था, और स्त्री का भी परिचय मिला था। स्तनक 3 लित मिला था, काजल मिला था, पाउडर का साधन मिला था, सारा। सुत को होडा चलेंगे, सुतकोडा में क्या क्या मिला था? सुतकोडा में देखते हैं। सुतकोडा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से रावक नदी के किनारे स्थित है। सुतकोडा कहाँ स्थित है? सुतकोडा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसका उत्खनन 1927 में होता। सुतकोडा का उत्खनन 1927 में हुआ था। ओरल स्टाइलिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? ओरल स्टाइलिंग एक अंग्रेज व्यक्ति था, इसके द्वारा किया गया था। सुतकोटरा से प्राप्त सामान, सुतकोटरा से मानव की अस्थियां मिले थे, तांबे से बड़े बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की मूर्तियां मिली थी। सुतकोटरा से क्या मिलते हैं? मानव की अस्थियां, तांबे के बड़े बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की मूर्तियां। और कालीबंगा में चलते हैं, देखते हैं कालीबंगा से क्या क्या मिला था। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी में स्थित है। कालीबंगा का स्थान क्या है? राजस्थान के हनुमानगढ़। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के तट पे स्थित है। या किराने या हनुमानगढ़ या अभी हनुमानगढ़ नगर में चूड़ियाँ है या अभी हनुमानगढ़ में स्थित, इसका अर्थ चूड़ियाँ होता है। इसका उत्खनन 1951 में हुआ था। और कालीबंगा का उत्खनन 1951 में किया था। किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। इसका किसने खोज था? अमलानंद घोष ने किया था। 1953 में बी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया था। 1951 में इसका खोज किया, इसका उत्खनन किया था अमला घोष। लेकिन 1953 में जो फिर से खुदाई किया बीबी लाल थापर द्वारा के। कालीबंगा से प्राप्त स्थल देखते हैं क्या क्या कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। भूसी का दाने का प्रमाण मिलता है, यहाँ भूसी होगा, गलती लिखा गया। प्राचीनतम प्रमाण मिला था। हल से जुड़े हुए साक्ष्य मिला था, मिला था। अग्निकुंड का प्रमाण हो जाए, मिट्टियों की मूर्तियां का प्रमाण, एक बालक की खेतरी में तेल का प्रमाण मिला था, ताम्रपत्र मिला था, दत्तायान मिला था। अब देखते हैं रंगपुर से क्या क्या मिला था। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में भादर नदी के किनारे है। रंगपुर कहाँ? गुजरात के काठियावाड़ जिले में भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर हो जाएगा गुजरात के काठियावाड़ जिले में भादर नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था।
इसका उत्खनन रंगपुर का 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा किया था। रंगपुर का प्राप्त सामान था। रंगपुर से क्या क्या मिला था? धातु की मूर्तियाँ मिला था। रंगपुर से धातु की मूर्तियाँ मिला था। पीली मिट्टी मिली थी, चावल व बाजरे के साक्ष्य मिला था। पीली मिट्टी मिली थी, चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला था। अब चलते सुरकोटता, ये गुजरात के कच्छ। सुरकोटरा, ये देखो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। इसका उत्खनन 1964 में हुआ था। इसका उत्खनन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। इसका उत्खनन 1964 में हुआ था, जेपी जोशी द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया? जेपी जोशी द्वारा किया था। इसका उत्खनन 1964 में जेपी जोशी द्वारा किया था। सूत्रकोट प्राप्त सामान क्या मिला? घोड़े के अस्थि पंजा मिला था। घोड़े का अस्थि मिला था। विशेष प्रकार के कुआस्त्र मिला था, मतलब विशेष प्रकार के लोहे के बना हुआ सामान मिला था। लोथल, लोथल से क्या क्या मिला? देखो गुजरात के अहमदाबाद जिले में सारंग क्षेत्र में स्थित है लोथल, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। इतना याद रखो, लोथल गुजरात के अहमदाबाद के सारंग वाला क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्खनन 1954 से 1954 से 55 के बीच हुआ था। रंगनाथ राव ने किया था। इसका खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने उसका उत्खनन किया था। यहाँ से समाज क्या क्या मिला था? यहाँ से देखो, अरे मिलने की बात हो तो यहाँ से मिला था डॉकयार्ड, बंदरगाह कहते हैं। डॉकयार्ड मिला था, बंदरगाह मिला था। सबसे पहले बंदरगाह में था चावल की भूसी का प्रमाण, हाथी दांत का प्रमाण, चावल का प्रमाण, अन्य मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण मिला था। मनके बनाने के कच्चे पदार्थ का प्रमाण मिला था। घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला था। धर्मांधों और पंचमार्कों की कच्ची भुजियाँ मिला था। आग निकलने की चमचमाहट प्रमाण मिला था। कंकाल का इतना ज़्यादा प्रमाण मिला था। कहाँ से? लोथल से। चंदहुदरो चलते हैं, चंदहुदरो। देखो चंदहुदरो का खोज 1930 से 31 में होता है। चंदहुदरो का खोज कब हुआ था? 1930 से 31 में होता है। नवीन गड्ढेवीय द्वारा किया गया था। नवीन गड्ढेवी द्वारा किया गया था। चंदहुदरो से प्राप्त सामग्री, चंदहुदरो से प्राप्त सामग्री उनके कच्चे ईंटों की दीवार, वेदियाँ, मन उनके कच्चे ईंट। देखो यहाँ से जो सामग्री मिला था चंदहुदरो से, उसके बारे में पता है। कच्चे ईंटों की दीवार मिले थे, वेदियाँ जिसे होती है यज्ञ कुंड बोलते हैं, मनके की चूड़ियाँ के एवं कीमती धातुओं का प्रमाण मिला था। तांबे तथा सोना के आभूषण सबसे पहले चंदहुदरो से मिला था। सोने का आभूषण सबसे पहले कहाँ से मिला था? चंदहुदरो से। कॉलेट, तांबा, कांसा व मिट्टियों के बर्तन का प्रमाण मिला था। ताम्र उपकरण मिला था। मोतियों के हार मिले हैं, मोतियों का हार, मनके का माला मिले, मनकों के माला के, ये सारे प्रमाण जितने भी है चंदहुदरो से मिले थे। चलते हैं बनवाली की तरफ। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। बनवाली कहाँ स्थित है? हरियाणा के इसे सदी बस्तियाँ, इसे सात बस्तियों भी कहते हैं। इसमें सात बस्तियाँ रहते हैं, इसीलिए इसे सात बस्ती कहते हैं। इसका उत्खनन जो है 1974 में होता है। इसका उत्खनन 1974 में, इसका भी नवीन कद्दे किया था। इसका भी नवीन जी खोद किए थे। इसका भी बनवाली के भी नवीन खोद किए थे। इस बनवाली से मिला हुआ स्थल के बारे में देखते हैं। पक्की ईंटों के बने बर्तन मिले थे। पक्की ईंटों के बने बर्तन मिले हैं। पक्की ईंटों के बने बर्तन, तांबे के औजार मिले हैं, सोने के मनिया मिले हैं, मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिले हैं, खिलौने आदि का प्रमाण है बनावाली से मिले। तो रंगपुर से क्या क्या मिले? चलिए चलते हैं रंगपुर की तरफ। पंजाब के रोपड़ में स्थित है रंगपुर। पंजाब के रोपड़ में है। रूपनगर जैसे रोपड़ जिले के स्थित नदी के किनारे है। इसका उत्खनन जो इसका खुदाई किया था 1953 से 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर का खोजन किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। रंगपुर से क्या क्या प्राप्त हुआ था? इम्पोर्टेंट हम देखते हैं रंगपुर से आखिर प्राप्त क्या हुआ था। मिट्टी का बर्तन मिला था, पीली मिट्टी मिली थी, चावल व बाजरे मिले थे कि इस सब का अवशेष मिले थे। मिट्टी का बर्तन, पीली मिट्टी, चावल और बाजरे का अवशेष मिले थे। कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा कहाँ सिचुएटेड? ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी पे के तट पे स्थित। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पे। इसका उत्खनन जो है, इसका खुदाई 1953 में हुआ था। अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा का खुदाई किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। 1953 में बी लाल और बी के थापर द्वारा भी किया गया था। 1953 में अमलानंद घोष अगर कहेगा कालीबंगा का
खुदाई के उत्खनन किसने किया? ताम्रानंद घोष। बाद में 1953 में बीबीलाल थापड़ भी जुड़ गए थे। कालीबंगा से प्राप्त सामग्री पूछेगा तो जले हुए जूते हुए खेत हो जाएगा। जले तो जूते हुए खेत, जूते हुए खेत हो जाएगा। जूते हुए खेत का प्रमाण हो जाएगा। भूसियों के दाने का प्रमाण नवीनतम प्रमाण हो जाएगा। हल्के जूते हुए साक्ष्य हो जाएगा। अग्निकुंड हो जाएगा। मिट्टी के मूर्तियों का प्रमाण, एक बालक खेल का प्रमाण, ताम्रपत्र का प्रमाण, इतने सारे प्रमाण हो जाएंगे। लोथल, लोथल के हम लोग लोथल ऊपर पढ़ चुके हैं, लोथल भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद सुरकोटदा भी पढ़ चुके हैं। अन्य कुछ पढ़ेंगे। देखो ये लोग ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं, ये सब भी पढ़ चुके हैं, ये सब भी पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा इसमें। ये तो गुजरात में कितने स्तर? गुजरात में एक धोलावीरा हो गया, रोजरी हो गया, लखाबाब हो गया, देसालपुर हो गया, उकाई हो गया। ये 1 2 3 4, 3 2 5 है जो याद रखना। हरियाणा में कौन सा हो गया? राखीगढ़ी हो गया, मिडाना हो गया। उत्तर प्रदेश में आलमगोर, हस्तिनापुर, आहड़, खेरा, सिसावाड़ा, चूनानगर। ये सब थोड़ा थोड़ा याद रख लेना जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात प्राचीन सभ्यता योगदान में मिला था। स्वतंत्रता प्राप्त बैक स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्रता प्राप्त के बाद ये प्राचीन सभ्यता योगदान में मिले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापक नगर का आधारित है। मोहर जिसे बोलते हैं में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सब आधारित है। ये सब आप लोग देख लें। सिंधु घाटी सभ्यता प्रौद्योगिक नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता ऑनलाइनर है। पर्दा प्रथा का संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा का संबंध। सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा था। लोग गुप्तवासी में संचारित होते थे। यहाँ का जो लोग था गुप्तवासी थे, जहाँ गुप्त में संचारित होते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा, कर्मकांड, दिवस तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक से संबंध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तब पूजा कर्मकांड को मानते थे। विश्व का सबसे पहले कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। कपास की खेती कहेगा विश्व का सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में विश्व का सबसे पहले कपास की खेती हुई थी। कृषि कला में बैल तथा घोड़े का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। कृषि में सबसे पहले घोड़े और बैल का सबसे ज़्यादा भूमिका मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि में घोड़े और बैल का भूमिका मिलता है। सिंधु घाटी में सोना चांदी। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, जस्ता, कांसा एवं विभिन्न धातु भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, टीन, जस्ता, कांसा के विभिन्न धातु मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कों के जाल, सुरक्षा किले और पक्के बंद निर्माण के साक्ष्य मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क अच्छे से सुसज्जित मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र, मूर्ति, मोहरे का निर्माण मिलता है, प्रमाण मिलता है, निर्माण मिलता है। इसका संबंध धार्मिक विश्वास से था। जितने भी मूर्ति मोहरे थे वहाँ धार्मिक विश्वास से। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता ये व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी उल्लेखनीय है। सिंधु घाटी सभ्यता व्यापारिक दृष्टिकोण से काफी उल्लेखनीय है। देखो इस सभ्यता के व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता का जो व्यापार था ये तो पश्चिम से उत्तर था। मुख्य एशिया तक कीमती वस्तुएं लाता था। कीमती पत्थर, सोना का आयात करता था पश्चिम तथा उत्तर से। और दक्षिण से कर्नाटक और केरल से कीमती पत्थर का आयात करता था। दक्षिण से कर्नाटक और केरल से कीमती पत्थर का आयात करता था। पूरब से क्या करता था? गंगा नदी के अधर कीमती वस्तुओं का आयात करता। दक्षिण से करता था सिरौल, कच्छ से आयात करता था। और पश्चिम से मेसोपोटामिया से अनाज लाता था। चांदी, टीन आदि का आयात करता था। इस सभ्यता में नापतोल की व्यवस्था थी। मनके का प्रयोग होता था। सीलबंद मोहरों का उपयोग व्यापार में होता था। सीलबंद जो मोहरे होते हैं उसका प्रयोग होता था। पशुपति की मूर्ति भी मिलती है यहाँ से। पशुपति की मूर्ति में होती। सिंधु सभ्यता के आयुष्मान बनाने का कला विकसित है।
जो सभ्यता में आयुष पंख बनाने का कला तो मक्का मलिकर इस जितना भी खिलौने के बीच ये सब आप लोग पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, जो हम टेराकोटा का मूर्तियों भी था, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आज के लिए अपठित। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी सभ्यता जहाँ लिपि आज के लिए अपठित है, जहाँ अभी तक नहीं पढ़ा गया। इसके लोग कपास का वस्त्र पहनते थे, यहाँ के लोग जो है कपास का वस्त्र पहनते तो उन्हीं वस्त्र कम पहनते थे। इसके पतन का कारण देखेंगे, इसका पतन आखिर हुआ तो हुआ कि इतना अच्छा सभ्यता था, आखिर फल फूल रहा था, इसका पतन का क्या कारण था जितना जल्दी पतन हो गया। इसका पतन का देखो, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अपना राय है क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन सर जॉन मार्शल इसका सबसे ज़्यादा भूमिका में, सर जॉन मार्शल का एनसीईआरटी माना है पतन का सर जॉन मार्शल मैके ऐसे के अनुसार जो है बाढ़ के कारण हुआ था। इसके अनुसार से क्या था, बाढ़ था, इस सब के अनुसार बाढ़ था। चाइल्ड व्हीलर पिंगट इस सब के अनुसार आर्यों का आक्रमण था। जॉन कैनेडी और कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा मलेरिया के कारण हुआ था। एम आर साहनी तथा राइम्स के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन था। भू मतलब तात्विक, मतलब इधर सुधर नदी अपना वातावरण बदल लेना होता। लेकिन सबसे सटीक हो जाएगा सर जॉन मार्शल का, हो जाएगा बाढ़ हो जाएगा, सबसे सटीक हो जाएगा सर जॉन मार्शल का बाढ़ हो जाएगा। तो ये है आखिरी, यहाँ ये आखिरी है। अगर आप लोग नए हैं तो कर दीजिए, जो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो नहीं है तो बैठ के देखिए नियमित रूप से, अगर एनसीईआरटी सभी चलते हैं तो।